हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे गद्य संकलन का जो लास्ट चैप्टर है मजबूरी, हम उसे देखने वाले हैं। उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा जो है गद्य संकलन का जो सीरीज़ था, जो कि 10 वीडियोस का सीरीज़ मैंने बनाया हुआ है, वह एंड हो जाएगा। तो होप आप सभी के लिए सीरीज़ हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए। जैसा प्यार आपने सारा आकाश में दिया था, आशा करता हूँ वैसा ही प्यार आपसे गद्य संकलन में भी मिलेगा। ओके, उसी के साथ हम अपना आखिरी जो लेक्चर है जो वो शुरू करते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारे लास्ट कहानी को लेकर है, जिसका नाम है मजबूरी, और इसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। और ये जो कहानी है, जिसका टाइटल से ही जैसे पता चलता है कि ये मजबूरी को लेकर है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कारण की वजह से हम उसे नहीं कर पाते हैं। और मजबूरी का मतलब आप सभी जानते होंगे। तो ये जो कहानी है ये एक बूढ़ी दादी का कहानी है, जो कि अपने पोते से इतना प्रेम करती है कि उनके प्रेम में आकर के वो उस पोते को कुछ नहीं कहती है। और बाद में चलकर वही उनके बेटे और उनके बहू के लिए एक दिक्कत बन जाता है। तो वो कैसे बनता है कैसे नहीं, वो तो अभी मैं बताऊंगा नहीं। वो हम स्टोरी को जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एंड यस, इससे कि पहले मैं मेन जो वीडियो है वो स्टार्ट करूं, मैं आप सभी को यही बता देना चाहता हूं कि ये जो स्टोरी है ये इतना लंबा स्टोरी है, ये 14 पेज का स्टोरी है। तो इसे मैं अगर सिर्फ एक ही वीडियो में कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का हो जाएगा। एंड उतना लंबा वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसे 2-2 पार्ट में करने का डिसीज़न लिया है कि एक दिन हम इसका एक पार्ट करेंगे, मतलब पहले के जो 7 पेजेस हैं वो एक दिन और बाकी के 7 पेजेस एक दिन। ठीक है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो अगर आपको वीडियो के अंत में ये लगता है कि मैंने वीडियो को देख लिया फिर भी मुझे पूरा स्टोरी नहीं मिला, तो इसका सेकंड पार्ट आएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसको मैं इसी वीडियो का लास्ट में जो बटन होता है, लास्ट में जो एंड स्क्रीन होता है, मैं उसमें डाल दूंगा। ओके, बातें बहुत हो गई, अब चलिए मेन स्टोरी पे आते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होता है हमारी जो मेन कैरेक्टर है दादी, उनके घर से। और उन्हें एक समाचार मिलता है कि उनके बेटे बहू और उनका जो पोता है वह गांव आ रहा है। और पहले के ज़माने में जब यह बातें हुआ करती थी तो फ़ोन जैसा नहीं था कि आज फ़ोन कर दो और उन्हें कह दो। बहुत दिनों पहले चिट्ठी आया करती थी कि मैं इतनी तारीख को आऊँगा। तो उसी हिसाब से लोग आते थे। और पहले किसी बाहरी वाले का गांव में वापस आना ऐसे था जैसे कोई मेहमान गांव में आया हुआ है। तो उसी खुशी में यह जो दादी माँ है वह भी अपने परिवार के लिए बहुत खुश होती है और उन सभी के लिए वह तैयारी कर रही होती है। और वही तैयारी करते हुए उनका ये स्टार्टिंग हुआ है। तो आइए देखते हैं। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पिन्हाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। अब ये बेसिकली एक लोरी है, जो कि वह जब बुढ़ापा आता है तो आदमी के अंदर में फिर से एक बचपना जन्म लेता है। तो उसी बचपने में आदमी फिर से वही सब करने लग जाता है जो उसने पहले अपने यौवन में किया था। मतलब आदमी के अंदर में फिर से बचपन आ जाता है। तो वही बचपन हमारी दादी के अंदर में भी आया था। और वो भी इस बात को लेकर इतनी खुश थी कि वह जो अपने परिवार को वेलकम करने का जो वो तैयारी कर रही थी, तो वहाँ पे वो ये लोरी गा रही थी। वो लोरी गाते गाते काम कर रही थी। और वो काम क्या कर रही थी, तो लाल मिट्टी से घर लेपना। आजकल तो हम अपने घर को पेंट मारने के लिए एशियन पेंट्स ये सब कुछ आ चुका है, लेकिन पहले इतना कुछ नहीं हुआ करता था। पहले मिट्टी से ही घर को पेंट किया जाता था, क्योंकि पहले जो है झोपड़ा हुआ करता था तो उस झोपड़े को मिट्टी के पेंट से ही रंगा जाता था। तो लाल मिट्टी से रंगने से घर सुंदर लगता था। तो वही काम यहाँ पे दादी कर रही थी और वही काम को करते हुए वह ये लोरी गाती है। और यह किसके लिए गाती है? यह गाती है वो अपने पोते बेटू के लिए।
ओके। सो बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पिन्हाऊँ मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊँ मैं सोने की मोहर। ये वो लोरी गाड़ी थी, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी और उनके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा ने जब यह देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जूड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी, और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। तो यहाँ पे जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट जो हमारी बूढ़ी अम्मा है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वह अपने परिवार का स्वागत करने के लिए घर को लीप रही थी, तो उसी को लीपते लीपते वह अपना यह जो लोरी है वह अपने अपने पोते के लिए गा रही थी। तो अब क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी तो जाहिर सी बात है कि उनसे इतना परिश्रम होता नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने अपने घर में एक नौकरानी रखा हुआ था जिसका नाम था नर्मदा। अब नर्मदा जब उस दिन आती है बर्तन मांजने के लिए, अपना काम करने के लिए, जब वो हमारी दादी के घर में आती है तो वह देखती है कि दादी तो यहाँ पे कठिन परिश्रम वाला काम कर रही है, क्योंकि इतने बूढ़े उम्र में घर को लीपना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो उसी पर वो दादी से कहती है कि कल तो तुम्हारे गठिया में जूरी मतलब जोड़ों का दर्द, कल तो तुम्हें जोड़ों का दर्द हुआ था और आज तुम इतनी मेहनत कर रही हो। तो इसी पर दादी कहती है, एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में बोली, अरे नर्मदा मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। अब वो उसे बोलती है कि अरे मैं इतना कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटू मतलब मेरा पोता जो है वह कल आएगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल, नर्मदा बोली। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं, इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में ज़रूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी, तू अब गोदी में सोएगा कि बेटू। और वह हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। अब जब नर्मदा ने उनको बोल दिया कि अच्छा रमेश आ रहे हैं, रमेश का मतलब रामेश्वर आ रहे हैं, तो रामेश्वर जो था वो उसके बेटे का नाम था, हमारी दादी के बेटे का नाम था। तो उसी पर जब उनकी नौकरानी उससे कहती है कि रामेश्वर आ रहे हैं, तो उसी पर वो कहती है कि हाँ मैंने कहा था ना कि छुट्टी मिली नहीं और वह दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आएगा, माँ के बिना तो वो रह नहीं सकता। मतलब वो इतराने का कोशिश यहाँ पे कर रही थी। इस बार भी जब आएगा तो मेरी गोदी में सोने का जिद करेगा। इतना बड़ा हो गया है फिर भी वह मेरी गोदी में ज़रूर सोएगा। लेकिन मैं कह देती हूँ, इस बार मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि मैं तुझे गोदी में नहीं सुलाऊंगी, मैं बेटू को गोदी में सुलाऊंगी। और वह इस बात से हंस पड़ती है, जो कि मजाक के स्वर में वह अपनी नौकरानी से यह बातें कह रही थी। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी मैंने खिड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन में मार दे, बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाए। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। और वह इसी बीच में जो काम उन्होंने नर्मदा के लिए सोचा था वह काम वह नर्मदा को बताते हुए कहती है कि जा, मैंने खिड़िया भिगो रखी है। खिड़िया भिगो रखी है मतलब पहले आंगन को भी जब पोछा जाता था तो वो भी मिट्टी से ही पोछा जाता था, तो उसी मिट्टी को उन्होंने रेडी कर दिया था। और अब वो नर्मदा को बोलती है कि जाकर मिट्टी से आंगन को लीप दे, और ऐसे लीपना कि हर कोई आदमी देखता ही रह जाए। और फिर से वह लोरी गाने लग जाती है। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी, और चिड़िया चून करो, बेटू ऊपर राई नून करो, नून करो, नून करो। अब ये वो फिर से उनका एक अलग लोरी था जो कि वो गा रही थी। ले, मैं तो भूल ही गई क्या है इससे आगे। रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था, बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में। और यहाँ पे वह अलग अलग बातें जो दादी माँ है वह सोचने लग जाती है।
कि अरे मैं तो इसके आगे भूल ही गई। वह लोरी जो थी वो उन्होंने आधा ही गाया और आगे का वो भूल गई थी। तो वो कहती है कि जब रामेश्वर छोटा था तो मुझे बहुत सारी याद थी, क्योंकि उस समय मैं उसे सुनाया करती थी, लेकिन अब मैं सब भूल गई हूँ। और मेरा रामेश्वर जो था वो तो लोरी बिना सुनता सोता ही नहीं था। शायद बेटू भी वैसा ही होगा, और अब तो आंगन में चलने फिरने लगा होगा। मतलब अलग अलग कल्पनाएं जो दादी का था अपने पोते को लेकर, वह सभी कल्पना उनके माथे में अभी आ रहा था। और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है इसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा, और वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी। मतलब उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उनका पोता आज घर में आने वाला है। तो वह अपने पोते के बारे में और याद करते हुए कहती है कि जब मैंने उसे अंतिम बार देखा था तो वह सिर्फ 2 महीने का था, और उसे बहू लाई थी। वह पालने में पड़ा रहता था। पालना मतलब जो डोलना उसको बोला जाता है, मुझे पता नहीं उसे, मतलब उसे उसका जो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, क्रेडल कहते हैं उसे। तो वो पालने में पड़ा रहता था, और मैं जब उसे ऊपर से देखती थी तो वो मुझे टुकुर टुकुर निहारता था। एकदम रामेश्वर के ही जैसा दिखता है वो। अब तो देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। मतलब अब तो वो शैतान हो गया होगा। और इसी बात को सोच सोच कर दादी माँ हंस पड़ती है। इन्हीं सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे ज़रा उठा दे रही। घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। और अब जो उन्हें दिक्कत थी वो उनके सामने आ गया कि जब उनका काम ख़त्म हो गया तो वो इतने देर से बैठकर ज़मीन पर बैठकर वह जो दीवार है उसे पोत रही थी। तो अब जब इतने देर पर कोई बूढ़ा आदमी बैठेगा तो नॉर्मल आदमी, जवान से जवान आदमी का जो है वो पैर दर्द करने लग जाता है, और उनका तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गया था। तो उस उम्र में तो उनका दर्द होना एक नॉर्मल बात था। तो जब वो उठने का कोशिश करती है तो उनके जो जोड़े हैं, जोड़े में दर्द पड़ जाते हैं, उनके घुटनों में दर्द होने लग जाता है और उनसे उठा नहीं जाता। तो वह सहायता के लिए अपनी नौकरानी को बुलाती है। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो, बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है। सभी के घर आते हैं, और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। और अब जो कि होता ही है गांव घर में, जब भी बातचीत होती है तो लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत ताना मारते ही हैं कि अरे पाँव तो बैठेंगे ही, इतनी ठंड में इतना भारी काम जो कर रही हो वो क्यों कर रही हो। बहू बेटे तो हर किसी के घर में आते हैं, तो इसमें क्या नई बात हो गई है। और इसी बात पे नर्मदा जो है वो अम्मा को देकर, मतलब उन्हें थोड़ा कोसना नहीं, उन्हें थोड़ा ताना मारकर वो उठाती है, उनके हाथ पांव धुलाकर खटिया पर लिटा देती है। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लीपूं। और जब नर्मदा उसे कहती है कि तुम क्यों आंगन लीप रही हो, ऐसा क्या हो गया, तो उसी पर वो कहती है कि 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है तो क्या मैं आंगन भी ना लीपूं। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है। तुम यूँ ही मेरी जाती हो, तुम यूँ ही मरी जाती हो उसके पीछे। और नर्मदा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि 3 साल बाद जो आ रहा है तो इससे तो यही दिखता है कि उनमें कोई भी मोह माया नहीं है। मतलब वह तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम फालतू में ही उनके लिए इतना परेशान होती हो। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। यह तो मैं ही जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यो नौकरी करने परदेश नहीं दुराती।
पर और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई। आंखें अनायास ही डबडबा आई और अम्मा उससे कहती कि देख, मेरे रामेश्वर के खिलाफ कुछ मत कहना। ये मैं ही जानती हूँ कि कैसे 3 साल उसने मेरे बगैर गुजारे होंगे। क्या करे, नौकरी ही ऐसी है, नौकरी को छोड़ नहीं सकता। और आज अगर मेरे पास धन की कमी नहीं होती तो क्या मैं अपने बेटे को कभी बाहर भेजती। और उसी पर वह इमोशनल हो जाती है, जो कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो इमोशनल होना एक बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। आप बूढ़े लोगों को अक्सर देखेंगे कि वो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे उनके साथ भी हो रहा था। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसे मन हो रहा था, पर आज वे मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। और जो नर्मदा थी वह अम्मा से प्रेम तो बहुत करती थी, लेकिन यह अंधा प्रेम जो कि उनके मन में अपने बेटे और पोते के लिए था, इसे देखकर वह बार बार उन्हें उनके साथ व्यंग प्रसंग भी किया करती थी। जब तक वह काम करती रही अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो ना चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल जल्दी दूध दे जाए और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए और जब तक वे लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। देने लेने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को एक कहूँगी तो वह 5 देगा। और जब नर्मदा उन्हें आराम से बिस्तर पे सुला कर वह काम करने लग जाती है तो उसी बीच में अम्मा बहुत कुछ सोचने लग जाती है। और क्या सोचेगी, वही कि जब उनके बेटे और पोते आएंगे तो वह किस तरह उनका स्वागत करेगी, यही तरह तरह की बातें वह सोच रही थी। और जब नर्मदा जाने लग जाती है तो जाते वक्त वो उनसे कहती है कि जो ग्वाला है ना, ग्वाले को कह देना कि कल से जल्दी दूध दे जाने और ज़्यादा दूध देने, क्योंकि कल से घर में ज़्यादा लोग रहेंगे तो दूध की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और तू भी थोड़ा कल से ज़्यादा काम करना, काम धाम सब करके यहीं पे रह लेना, कोई भी चिंता मत करना कि मैं ज़्यादा काम करवा रही हूँ तो तुझे पैसे मैं उतने ही दूंगी। मैं अगर रामेश्वर को बोलूँगी तो मैं अगर उसे 1 कहूँगी तो वह 5 देगा। मतलब बहुत लोगों को होता है कि ज़्यादा काम तो करवा लेगा लेकिन पैसे नहीं देगा। तो उसी पर दादी कह देती है कि नर्मदा, तुझे इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि तू अगर ओवर टाइम करती है तो तुझे पैसे भी कम ही मिलेंगे, उसकी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ ना कर सकी, बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रही। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनकी मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने से पहले ही उठ बैठी। और जो उत्साह शुरुआत में स्टोरी के हमने देखा था वह उत्साह अब उनके अंदर में नहीं था। इसके 2 कारण थे, एक तो उस दर्द के कारण जो कि उन्हें पीड़ा दे रहा था और एक जो थोड़ा सा मतलब व्यंग जो नर्मदा ने किया था, उन दोनों के कारण अब अम्मा के मन में उतनी उत्साह नहीं थी जितना पहले था। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने से पहले ही उठ बैठी। और धीरे धीरे रात भी हो गई लेकिन फिर भी उनका मन में उत्साह मतलब उनके मन की मायूसी भी डूब गई। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई, मतलब धीरे धीरे जो है उनका जो मायूसी था वह कम हो गया, वह फिर से खुश हो गई थी। और सुबह होने से पहले, मतलब जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हमें रात भर नींद नहीं आती है, तो वही सुबह होने से पहले ही उनकी नींद खुल गई। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग के मौसम में ठंडक भी जैसी जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। 7 छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूँ, फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय
तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए होगा। और अम्मा बहुत सुबह उठ जाती है और वो अलग अलग तैयारी करने लग जाती है। दूध गर्म कर लेती है यह सोचकर कि बच्चा है उसे दूध चाहिए होगा, और अगर बच्चे को दूध नहीं चाहिए तो उन दोनों, उसके बहू और बेटे को तो कम से कम चाय की तो आदत होगी ही। तो यह अलग अलग तैयारी है जो कि वह करने लग जाती है। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। और वह चूल्हा भी जला देती है और गर्म पानी, मतलब जो जो तैयारियां अम्मा को मन में आ रहा था वह सारी तैयारी वह करने लग गई। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट ही दूं, नहीं तो वह इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। फिर वह सब्जी भी बनाने लग जाती है कि ऐसा ना हो कि वह आ जाए और फिर वह खाने बनाने के लिए चली जाए। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी दो घड़ी उससे बातें भी नहीं करूंगी। इनका क्या, ये तो अपने राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करे। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज़ आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही हो, और कसकर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर के पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। और अब अम्मा बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित थी, और इतना जब आदमी उत्साहित होता है तो उसमें आदमी के लिए किसी भी चीज़ का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी भी चीज़ का प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रतीक्षा का, ताकि उनके ऊपर में उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए अम्मा क्या करती है कि वह अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश करती है जिससे कि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का मतलब, जिससे उन्हें बोरिंग ना लगे। मेन बात यही है, वो उससे बचने के लिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती है। वह खाना भी बना लेती है, सब्जी भी, मतलब सारा काम जो कि घर गृहस्थी का उस दिन था वह सब कर लेती है। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे समय बीत नहीं रहा। मतलब वह इतना ज़्यादा उत्साहित थी कि सब काम भी उत्साह के कारण जल्दी हो जा रहा था, और उन्हें बीच बीच में बोरिंग भी लग रहा था। लेकिन अम्मा जो है वह पागलों की तरह, मतलब जब घर में तांगा आ जाती है, पहले तो टैक्सी बहुत कम ही जगहों पे हुआ करते थे, तो लोग तांगा गाड़ी से घर पे आते थे। तो ये जो तांगा गाड़ी थी, यह तांगा गाड़ी जब घर के सामने आती है तो अम्मा जाकर अपने उन सबको रिसीव करती है, और वह इतना उत्साहित रहती है कि वह अपने बेटे के गोद से अपने पोते को ऐसे निकालती है जैसे अपने बेटे के गोद से नहीं, किसी चोर के चंगुल से छुड़ा रही है। मतलब इतना उत्साह था कि वह झट से जाकर अपने पोते को अपने गोद में ले लेती है, और जब उनका बेटा उन्हें प्रणाम करता है तो उसके ऊपर भी वह हाथ फेर कर उसे भी लपेट लेती है। मतलब बेटे और पोते के लिए अंतः उत्साह था, मतलब अंतः प्रेम, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोला जाता है, मतलब अपने आप, जिसे कहते हैं सेल्फलेस लव, वही प्यार उनके मन में अपने बेटे और पोते के लिए था। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया, और अब जो पोता था उन्होंने जो पकड़ कर रखा था, तो उसके कारण बच्चा डर गया था, क्योंकि वो पहचानता नहीं था, तो उसी में वो रोने लग जाता है।
तो उसी पर वह उसके आंसू पोंछने लग जाती है और अपने पोते को रोता हुआ देखकर उनका भी आंसू बहने लग जाता है। जो कि मैंने कहा कि जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनके आंखों से आंसू भी बहुत ज़्यादा बहते हैं। लेकिन जब बहुत करने के बाद भी बच्चा चुप नहीं होता है तो उसे माँ की ओर, मतलब बच्चे वो अपने बहू की ओर अपने पोते को दे देती है और कहती है कि यह तो अभी मुझे पहचानता नहीं है, इसीलिए ऐसा है, जब पहचान लेगा तब देखना मुझे छोड़ेगा ही नहीं। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले में पाकर कहा, खबर तो दी ही होती बहू कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है। और जब चाय पानी हो जाता है तो रामेश्वर नहाने के लिए जाता है तो उसी समय अम्मा को यह पता चलता है कि उनकी बहू को दूसरा बच्चा होने वाला है। तो वह उसी पर बहू से कहती है कि बताना तो चाहिए था कि तुम्हें दूसरा बच्चा होने वाला है। बहू ने झेंपते हुए उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी, जैसे भी हो मैं अब यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए, मैं तो इसके मारे ही परेशान थी, दो को तो। और यहाँ पे उनकी बहू जो है वो कह देती है कि अम्मा ये भी कोई बताने की बात थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, ये भी कोई बताने की बात थी। और फिर वह अम्मा को बहुत साहस बटोर कर, मतलब वह भी सोच रही थी इस बात को कहने के लिए, जो कि था कि वह अब बेटू को अपने सास के पास छोड़कर जाएगी। तो उसी पर वह साहस बटोर कर अपने सास को कहती है कि अम्मा अब से बेटू आपके पास ही रहेगा, आप इसे अपने में बहला लीजिए, जब तक मैं रहूँगी तब तक आप इसे अपने में बहला फुसला कर रखिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों को संभालना मुश्किल नहीं हो रहा था। अम्मा आंख फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही है उस पर विश्वास करे या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी। अब अम्मा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। तो फिर अम्मा बोलती है, तुम कह क्या रही हो बहू, बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान तुम्हारी सब साध पूरी हो, तुम बड़ भागी हो, मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। अब अम्मा जो है वो एकदम वह मतलब उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे इस बात को लेकर। वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और खुशी के मारे ही वह रो पड़ती है। और फिर वो रोते हुए बोलती है, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बम्बई भेज दिया, रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं अकेली ही यह पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा एक अंगीठी ज़रा इधर रख दो, बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। और यहाँ पे फिर अम्मा इस बात को कह देती है कि तुम नहीं जानती कि इस पहाड़ जैसे दिन को मैं यहाँ पर कैसे निकालती हूँ, मेरे लिए समय बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। रामेश्वर के बिना यह घर सूना सूना लगता है और भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना और मैं ऐसा समझूंगी कि तुमने मेरा रामेश्वर लेकर अपना रामेश्वर मुझे दे दिया। मतलब मेरा बेटा तुम्हारे पास है और तुम्हारा बेटा मेरे पास है। लेकिन मैं कह देती हूँ कि अपनी बात से मुकरना मत, मतलब बाद में इसको मना मत करना, बाद में बदल मत जाना। तो उसी समय रामेश्वर भी आता है और कहता है कि एक अंगीठी, मतलब एक अंगार, जो कि जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो वो हमारी भी ओर दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। क्योंकि मुंबई में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन ये कहानी है यूपी बिहार की, तो यूपी बिहार में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसी पे रामेश्वर को इतनी ठंड की आदत नहीं थी, तो इसीलिए वो अम्मा से गर्मी का व्यवस्था करने को कहता है। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो, सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी, फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा, ना हो तो बनवा लो कपड़े, रुपए में दे दूंगा। और जब रामेश्वर वहाँ पे आग ताप रहा था तो उसी समय वह देखता है
कि उसकी माँ ने कुछ भी ठंडे कपड़े, ठंड के लिए जो कपड़े होते हैं वो उसने नहीं पहने हुए थे। तो उसी पर वो उससे कहती है कि तुमने ठंड का कपड़ा भी नहीं पहना हुआ है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, और ऊपर से तुम्हें गठिया का भी तो बीमारी है, जोड़ों का दर्द का भी तो तुम्हें बीमारी है, ऐसे कैसे चलेगा? अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो बनवा लो, मैं पैसे दे देता हूँ। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। और अब उन्हें तो इस बात का कुछ सुध ही नहीं था कि उन्हें ठंड लग रही है, उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें इस बात का कोई सुध ही नहीं था। वो तो बस इसी बात को सोच रही थी कि अब से बेटू उनके पास रहेगा। तो जब उनका बेटा उन्हें ठंड के कपड़ों के बारे में कहता है तो वह उससे यही तो वह सब कुछ भूल जाती है और बस यही कहती है कि देख आज बहू ने कह दिया है, आज से बेटू मेरे पास रहेगा और तू बाद में टाल मत देना, आज से बेटू मेरा हुआ। और हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला। और रामेश्वर कहता है कि हम सब भी तो तुम्हारे हैं, कि क्या नहीं है तुम्हारे? हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। और अम्मा कह देती है कि हाँ हाँ तुम भी हो, लेकिन बेटू आज से मेरे पास रहेगा। मतलब अम्मा यह पूरा कंफर्म कर लेना चाहती थी कि बाद में कोई भी किसी भी बात को लेकर अपने बातों से मुकर ना जाए। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए। अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी, और फिर पहले बच्चे पर तो यों भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और अब वे उठने बैठने में ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। और वैद्यराज मतलब उनके पति जो हैं वो शायद किसी दवाई की दुकान में काम करते थे, तो वह जब शीशी लेकर अंदर में आते हैं, कुछ दवाई लेकर आते होंगे, शायद अम्मा के लिए होगी या फिर घर में मेहमान आए हैं तो कहीं किसी को कुछ हो गया तो उसके लिए भी ला सकते हैं। तो उसी पर वह दवाई लेकर जब उसके अम्मा के पति घर में आते हैं तो वह उनको भी कहती है कि सुनते हो, अब से बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू तो खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी, और पहले बच्चे पे तो वैसे भी दादी का ही हक होता है। मतलब वह हर किसी को यह बात सुना रही थी, वह इतनी खुश थी इस बात को लेकर। दोपहर को नर्मदा से भी अम्मा ने कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला। ऐसे समय में घर के ही लोग काम ना आएंगे तो कौन आएगा भला। और वह फिर अपने नौकरानी को भी कहती है कि बहू को दूसरा बच्चा होने वाला है तो वो दो को कैसे संभालेगी, इसलिए उसने बेटू को मेरे पास छोड़ दिया। वह सोच रही थी कि कैसे मैं बूढ़ी अम्मा के ऊपर इतना कुछ डालूंगी, लेकिन तू ही मुझे बता कि अपने घर के बच्चों को भी संभालना क्या कभी बोझ हो सकता है? और ऐसे समय में अगर अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे ही वह अपना इरादा ना बदल पाए। और अम्मा हर किसी को बोल रही थी, इसलिए बोल रही थी कि जब बहुत ज़्यादा फिटनेस हो जाएगा तो बाद में चलकर अगर बहू इस बात से मुकर भी जाती है तो भी उसके पास एक बैकअप रहेगा। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसके नॉन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने भर जाएं। और अब गांव घर में सोचा जाता है कि बाहर से औरतें आती हैं तो वह कहीं मेरे बच्चों को नज़र ना लगा दे। तो इसी बात पे अम्मा सोच रही थी। तो बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर को बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती हैं। शाम को उसके साथ आंख मिचौनी खेलती, बेटू को घोड़ा बनाकर आंगन में बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती, बेटू के साथ साथ उनका भी
जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इससे उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी। और अब अम्मा के ज़िंदगी में जैसे एक बहार आ गया था। पहले जहां उनके लिए जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया था, अपने शरीर को भी वह नहीं उठा पा रही थी, वहां अब वह दिन रात अपने पोते के साथ खेल रही थी। बाहर के लोग देखकर अम्मा का यह पागलपन कहते थे कि इस उम्र में भी वह यह सब कर रही है, लेकिन इस बात की उन्हें ज़रा भी चिंता नहीं थी कि दूसरे क्या कहते हैं। उनके लिए बस यही मैटर करता था कि उनका पोता अब उनके पास है, और इससे बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे फिरती हो? यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर, उसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े? फूल जैसा तो हल्का है। खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चे को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। और उसी पर जब एक दिन वह बेटू को लेकर खिला रही थी तो उनका बेटा उनसे कहता है कि तू इसे क्यों खिलाती है, तेरे तो शरीर में दर्द रहता है। तो उसी पर वह अपने बेटे पर थोड़ा सा झुंझला जाती है और कहती है कि कैसी बातें कर रहा है, इसका वज़न ही कितना है कि जो ये मुझे भारी लगेगा। फूल जैसा तो है, और माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। और फिर वो यह भी कहती है कि तू जा यहाँ से। माँ बाप की ही नज़र बच्चे को सबसे ज़्यादा लग जाती है। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई और घड़ी देखना सीखा। और अम्मा के लिए अब बच्चों को पालना एक नया चीज़ हो गया था। वह जब अब बेटू को पाल रही थी तो वह बिल्कुल नया हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने रामेश्वर को पाला था तो वो पुराना ज़माना था। उस समय लोग अपने उस समय के हिसाब से पालते थे, तो आजकल वैसे पालना नहीं हो सकता था। पहले तो जब भी बच्चे को भूख लगती थी तो माएँ अपना दूध पिलाती थी, लेकिन अब उन्हें वह शीशी से दूध पिलाना पड़ता था, क्योंकि अब मॉडर्न जो हो गया था। तो उसी के लिए अब उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि शीशी का मतलब वो जो चुसनी जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसी के बारे में बोला जाता है। तो अम्मा को इस बात का हिसाब रखना पड़ता था कि कब बेटू को शीशी पिलाने का समय आ गया है। और समय का हिसाब रखने के लिए जो उनके पति के औषधालय में, जो कि दवाई की दुकान में जो घड़ी इतने सालों से रखी हुई थी, उस घड़ी को उन्होंने वहाँ से उतरवा कर घर में लगवा दिया और वह समय देखना सीख गई थी। मतलब इतना प्रेम था कि ताकि अपने बेटू को दूध पिलाते हुए उनको देरी ना हो जाए, तो उन्होंने अपने घर में जो घड़ी 20 सालों से उनके दवाई के दुकान में थी, वहाँ से उठाकर उन्होंने अपने घर में लगा दिया था और वह समय देख रही थी। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। ना पति को दफ्तर जाना पड़ता था, ना बच्चों को स्कूल जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, और उनके जीवन में घड़ी का उतना महत्व भी नहीं था। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए घड़ी उतना मायने भी नहीं रखता है, और ना ही उनके पति बाहर में ऑफिस जाया करते थे, ना ही बच्चे स्कूल जाया करते थे। मतलब सिंपली कहा जाए तो उनका जीवन ही इतना सिंपल था कि उसमें घड़ी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने बेटू को संभालना शुरू किया था, तब से उन्हें उनके जीवन में समय का भी महत्व था। ठीक है, यूँ तो उनकी याददाश्त बड़ी कमज़ोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए वे उन्हें कभी नहीं भूली। शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा,
पर फिर भी वह सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता और दूध बाहर को गिर जाता। उस समय वे असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू, ज़रा सा हाथ कांप गया था। फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। पर कहने का भाव ऐसा होता माने वे कह रही हो कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को मत ले जाना। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि उनके जीवन में घड़ी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने बेटू को पालना, बेटू को संभालना शुरू किया था, तब से उनके जीवन में समय देखने का भी महत्व हो गया था। और उसी पर वह अपने मतलब और उसी पर उनका जीवन अब रह गया था। यूं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन बेटू को कब दूध पिलाना है, कब नहीं पिलाना है, ये उन्हें ठीक समय पे याद रहता था। क्योंकि ये होता है, जो हमारे बूढ़े होते हैं उन्हें भले ही और कुछ ना आता हो, लेकिन एक चीज़ उन्हें बहुत अच्छे से आता है, और वो है अपने बच्चों के लिए केयर करना। तो यही अब दादी माँ का जो डेली रूटीन था वो हो गया था कि वह समय पर दूध भरती थी और दूध भर करके बेटू को पिलाती थी। और कभी कभी तो दूध भरते वक्त दूध गिर भी जाता था, लेकिन वह बहू को एक सफाई देती थी। मतलब वो बहू को यह कहती थी कि मैं सीख जाऊंगी, तू चिंता मत कर। मतलब उन्हें यह डर था कि वह जो अपनी बहू के सामने में यह जो गलतियां कर रही है, कहीं बहू यह ना समझ ले कि इस बुढ़िया से बच्चों को संभाला नहीं जाएगा और वह बेटू को उनसे दूर लेके चल जाए। इसीलिए वह जब भी उनसे कोई गलती होती थी तो वह एक बहाना मार देती थी और यही सोचती थी कि कहीं उनके गलती के कारण उनके बहू को ये ना लगे कि इस बुढ़िया से अब बच्चों को संभाला नहीं जाएगा, तो मैं इसे अपने पास से ले जाती हूँ। तो यही दादी माँ का जो रोज़ का रूटीन था वो हो गया था कि वह अब बेटू को संभालने में ही व्यस्त रहती थी। पहले उन्हें घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी उन्हें घड़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। उनकी याददाश्त तो वैसे बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अब उन्हें हमेशा याद रहता था कि कब बेटू को दूध पिलाना है और कब बेटू को दूध नहीं पिलाना है। ओके, सो आज हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये एक पोर्शन है जहाँ पे हमारा एक पार्ट ख़त्म होता है। अब अगले पार्ट को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और कल ये स्टोरी आपका एंड हो जाएगा। मैं चाहता तो इसको और जोड़ देता, लेकिन ऑलरेडी 42 मिनट्स हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे लिए अगर मैं इसको और खींच दूँ तो ये एकदम से 1 घंटा 45 मिनट का हो जाएगा। मतलब 1 घंटा और लगेगा मुझे, तो इतना समय नहीं आपके पास है और ना ही मेरे पास। तो इसीलिए आज यहीं पे रुकते हैं, इसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।